नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 वाटर। वाटर आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसे आप डे टू डे की लाइफ देखिए, उसमें विदाउट वाटर कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल, सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे तो भी चाहिए। उसके बाद में आपको अगर मान लो कि मिल्क मिल्क में भी वाटर होता है। इसके बाद में आप कुछ भी चीज़ करेंगे, जैसे खाना भी बनाएंगे तो विदाउट वाटर तो खाना बन नहीं पाएगा, है ना। इसके अलावा वॉशिंग वगैरह है या और भी कोई बात है, बाथिंग वगैरह है, इन सब के लिए वाटर इम्पोर्टेंट। चलो आप ये ना भी करें तो भी आप देखिएगा विदाउट वाटर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी में 70% तो वाटर ही है। और आपकी बॉडी में अगर वाटर कम पड़ जाएगा तो उस केस में ब्लड जो है वो भी, जो उसका जो थी रहता है कंसंट्रेशन, वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप देखना कि ब्लड का फ्लो ही कम हो जाएगा। और वो जो होता है फ्लो ऑफ ब्लड का कम होना, वो हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। ठीक है ना। बॉडी के अंदर जितनी भी आप देखना कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो कहते हैं ना, ये फ्रेशनेस, ये सब वाटर से रिलेटेड बात है। अगर वाटर होगा तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रेशनेस, जो स्वेटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें उसी से रिलेटेड है। चलो, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कोई चीज़ है कि इसके अलावा भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिम्फ की बात करते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं, ये तो बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी वाटर से रिलेटेड बात है। ठीक है ना। अगला, अगर वो कह रहा है कि आपकी जो डे टू डे की लाइफ के अलावा एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ क्या ज़रूरत है, वहाँ भी ज़रूरत है। क्यों? अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो किस लिए होता है? CO2 प्लस, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या पर पढ़ाई गई थी अब तक? आपको पढ़ाई गई थी CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। सनलाइट को हम वैसे तो एच न्यू लिखते हैं, ठीक है ना। जो सनलाइट होती है वो फोटोन के रूप में आती है, एच न्यू लिखते हैं। उसके बाद में आपको देखना कि ग्रीन प्लांट ही कर सकते हैं, मतलब क्लोरोफिल। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी ये। ओके, ये चारों चीज़ें में आप देखिए, विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? वो भी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो। इस केस में अगर प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से? अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। CO2 का लेना, O2 का छोड़ना, ये फोटोसिंथेसिस में होता है। अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो O2 कौन देगा, है ना। और प्लांट क्यों नहीं है? क्योंकि वो कह रहा है कि विदाउट वाटर वो दे कैन नॉट सर्वाइव, है ना। तो प्लांट नहीं सर्वाइव कर रहा है, अगर हम ह्यूमन बींग से वो नहीं कर पा रहे हैं, और भी कोई बात होगी तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। प्लांट और ये जो लिविंग के लिए अगर वाटर इम्पोर्टेंट है तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। हम अगर बात करें कि वाटर डे क्यों मनाते हैं, वाटर डे क्या होता है, इसके लिए आपको इसकी इम्पोर्टेंस तो पता होनी चाहिए। ठीक है ना। विदाउट वाटर, अच्छा कोई प्लांट उग सकता है क्या? नहीं। कोई ग्रेन? नहीं। खेतों में अनाज? नहीं, है ना। तो प्लांट, इन सब के लिए H2O का इम्पोर्टेंस है। ये आपकी बुक में इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा है। उसके बाद आपने लिखा है कि उसमें वाटर डे मनाते हैं क्या? बिल्कुल। जब इम्पोर्टेंस समझोगे तभी ना वाटर डे मनाओगे। तो बोले 2003 को ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। अब ये क्यों किया गया था? इसके लिए उसका कारण है, हर डे को मनाने का एक रीज़न होता है। हमने देखा ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे, रिपब्लिक डे, इन सब का मीनिंग है। अगर आप ये मनाएंगे तभी आपको बच्चों को पता चलाएगा कि ये ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है। इसको भूल मत जाना कहीं, इसके बिना आप सर्वाइव कर पाओगे क्या? तो वोटर डे के लिए भी एक ईयर डिसाइड किया, 2003 को फिक्स किया था। उसमें पूरे साल वोटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई, अवेयरनेस जगाई गई कि देखो इम्पोर्टेंट है ये नहीं होगा तो आपकी लाइफ नहीं है, प्लांट की लाइफ नहीं है, पूरा यूनिवर्स इससे डिसबैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस जो होना है, जैसे अभी आप देखिए, जो हम जो नेचर से छेड़छाड़ करते हैं उससे क्या हो रहा है? एसिड रेन का होना, है ना। एसिड रेन होती है ना, अर्थक्वेक भी जो आ रहे हैं वो क्या हो रहा है? नेचर से हमने छेड़छाड़ की है।
तो बोले जब पानी के साथ अगर ऐसा करोगे तो नेचर भी इसका बदला लेगी, ठीक है ना। उसमें कह रहा है हमको दोनों को ही इसको बैलेंस रखना है, हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर करना है। इसके लिए 2003 में पूरा अवेयरनेस जगाया गया था। फिर आपने बोला कि एक दिन तो इसका वो बनाना चाहिए, क्या, सेलिब्रेशन। तो वो सेलिब्रेशन के लिए डे फिक्स किया गया 22 मार्च। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि वो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो वो आप यहाँ लिखेंगे 22 मार्च। ईयर नहीं पूछते कभी भी, वो हमेशा पूछेंगे 22 मार्च, है ना, कि किस दिन को आप वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में आपको वहाँ पे उस समय ये भी किए जाते हैं कि पोस्टर मेकिंग किया जाता है। इसमें सबसे अच्छे पोस्टर यही है कि देखो सेव वाटर करिए, वाटर नहीं होगा तो आप नहीं है, जल है तो कल है, इस तरीके की हिंदी में भी स्लोगन्स लगाते हैं। ये देखो ना, सेव वाटर प्लीज, ओके। और ये कह रहा है कि ये जो लास्ट वाला देखिए, केमल, केमल को क्यों यूज, इसमें पोस्टर में क्यों यूज किया गया पिक को। केमल बहुत कम पानी का यूज करता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर करता है। इस केस में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि आपको यूज करना है तो उस तरीके से करिए, ताकि क्या होगा, इससे एक तो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रहेगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन को वाटर की सप्लाई रहेगी। अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, एक ही व्यक्ति सारा वाटर का यूज कर लेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो वो कह रहा है प्रीसियस है, इसको सेव करिए, हर ड्रॉप काउंट, हर ड्रॉप काउंट का जो एक मीनिंग है, इम्पोर्टेंट है, सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स के लिए, है ना। आजकल पॉली हाउस वगैरह जो बन रहे हैं, ड्रिप, हाँ अभी आपको हम एक वो भी बताएंगे, ड्रिप इरिगेशन, मतलब ड्रॉप ड्रॉप इरिगेशन, उसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, ड्रॉप वाइज देते हैं। उसका भी एक रीज़न यही है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट को मैक्सिमम करना है, जैसे राजस्थान में होता है पानी कम गिरता है, तो क्या करेंगे, जितना अवेलेबल है उसको यूज़ करिए। तो उसमें वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सक्सेसफुली हो रहा है, उसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक है ना। उसको ऐसा करके क्या आपने एक तो अवेयरनेस जगाई, आपने उसका मीनिंग समझा, 22 मार्च को आपने सेलिब्रेट करके हर साल आप करते हो कि नहीं नहीं इसको इस तरीके से करिए। अभी आने वाला है मार्च, उस दिन हम भी करते हैं। अब दूसरी बात लिखी हुई है आपकी बुक में कि आपकी जो प्लेनेट को अगर कोई अर्थ, मतलब अगर कोई अंतरिक्ष में गया, स्पेस से अपनी अर्थ को देखता है तो वो कैसी दिखती है, तो वो कहता है कि वो तो कलर में ब्लू दिखती है। मतलब अगर मान लो ये अर्थ है, इसको आप कहीं से और से देख रहे हो, तो क्या होगा, वो विजन जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, मैक्सिमम कंटेंट किसका है उसमें दिखेगा। तो आप देखना ये कॉन्टिनेंट्स के अलावा सारा पार्ट क्या है, या तो आइस है या फिर ओशियन है। ओशियन में पानी पानी भरा है, तो वो कह रहा है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, एंड वाटर का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तब दूर से वो कैसा दिखता है, वो ब्लू दिखता है। कहाँ प्रेजेंट है, ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स, आइस कैप्स, यहाँ सब जगह है। एटमॉस्फेयर में भी है क्या, वाटर वेपर के रूप में है एटमॉस्फेयर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट, ये कह रहा है कि पानी पीने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, ओशियन का पानी रहता है एकदम शोल्टी। अब शोल्टी वाटर कैसे पिएंगे आप, ज़्यादा शोल्ट हो जाता है ना बॉडी में तो भी गड़बड़ है, कम हो जाता है तो भी गड़बड़ है, लेकिन इतना भी आप मतलब केवल शोल्टी वाटर पिए ऐसा नहीं हो सकता है ना। मोस्ट अभी कंजम्पशन तो करना है, लेकिन वो उसको क्या करना है, फिल्टर करना होगा, उसमें से सोल्ट को निकालना होगा जो कि डिजोल्व है। डिजोल्व सोल्ट है वो इजीली नहीं निकलेगा, तो हालांकि उसके लिए वो लगते हैं आरओ सिस्टम लगते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए वो कह रहा है कि ज़्यादा फिट नहीं है। तो कौन सा वाला फिट है, जो रेन से होता है, जो बारिश होती है ना, वो वाटर यूजफुल है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ओशियन से ही क्लाउड बनते हैं, ओशियन में वाटर प्लस सोल्ट। पर जब वेपर बनता है तो केवल वाटर जाता है, सोल्ट वहीं रह जाता है। और यही जो क्लाउड है जिसके अंदर वाटर वेपर के रूप में है वाटर, है ना, वो आगे की तरफ मूव करते हैं क्लाउड्स, और फिर बाद में कहीं पे जो उसका एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, वहाँ पर होकर वो रेन करते हैं। पर रेन में अब सोल्ट नहीं है, केवल वाटर है ना। तो ऑल वाटर अर्थ पे कितना है, ये कह रहा है कि अर्थ पे जितना भी वाटर है 99% क्या है, अनयूजफुल है। अनयूजफुल का कारण है वो उसमें सोल्ट घुले हुए। और ग्राउंड वाटर,
अब होता क्या है, वही वाटर गिरता है, वही वाटर अंदर की तरफ इनफिल्टर होकर अंदर जाता है। उसी को देखो बोरिंग से निकालते हैं, आप वो हैंडपम्प से निकालते हो, है ना, बोरिंग वगैरह। इनसे क्या हो रहा है, ये वाटर कौन सा वाटर है, ये वाटर ऊपर से ही फिल्टर हो के अंदर गया है ना। या फिर कहीं से और से भी आ रहा है, तो वो आप देखना स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उसमें जो इम्प्योरिटी कम होती जा रही है, फिल्टर होता जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर का 99% कैसा है, यूजफुल है। क्योंकि जितना भी रेन गिरता है वो कहाँ जाएगा, थोड़ा बहुत, जैसे तालाब भर गया, आप देखना 1 महीने बाद तालाब को देखना, उस तालाब का लेवल कम हो जाएगा, जैसे यहाँ है तो यहाँ कम हो जाएगा, और 2 महीने बाद देखना और कम हो जाएगा। तो क्या सबने यूज़ कर लिया है, नहीं, यूज़ नहीं होता है वो ज़्यादा, वो ज़मीन के अंदर इनफिल्टर होता है, अंदर की तरफ जाता है। अब जाएगा तो कहीं तो रहेगा ना, तो वो कह रहा है कि अगर इसको वापस निकालोगे ना तो ये यूज़फुल है। ग्राउंड वाटर बढ़ता है अगर इनफिल्टर होता है, और उसी को पानी को यूज़ करते हैं, वो 99% अच्छा सही रहे, यूज़फुल है। और बाकी बाकी तो भैया ओशियन का तो कोई यूज़फुल है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ भी इसी तरीके का लिखा है। अब बोला ये साइकिल है क्या, कोई भी, बिल्कुल एक साइकिल है, इसके थ्रू ये वाटर का राउंड राउंड मूवमेंट होता है, ठीक है ना। कैसे होता है ये पूरा लिखा है, एक बार इसको देख लीजिए, मैं एक बार इसको पिक पे भी बता दूंगा। एक बार वाटर क्या होता है कि यहाँ से मूव करता है, मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, ये देखिए, इस पिक को थ्रू आपको देखना है, इस पिक में ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है। वाटर ओशियन से ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फ्रॉम द ओशन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां से क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में उसका इवोपरेशन होगा। नाम से समझ में आ रहा है कि वेपर बनने का प्रोसेस है इवोपरेशन। नाम से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो इसको ई हटाओ, वेपर, एक वेपर वर्ड आया, इसका मतलब है कि वेपर बनने का प्रोसेस है। अब ये वेपर करेगा क्या, ये वेपर जाएगा अप, क्योंकि ये हल्का होता है, हर गर्म चीज़ हल्की होती है। बलून में अपन हॉट एयर बलून क्या होते हैं, हॉट एयर भर दीजिए आप, देखना हल्का हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। आप देखना कि जो वेपर बनी है वो कौन सी ठंडी है, वो भी कैसी है, हॉट है। हॉट है तो वो सब कहाँ जाएगी, अपराइट, ऊपर की तरफ गई, और वो एयर में जाके मिक्स हो गई। ये मिक्स क्या हो रहा है, वाटर की ही वेपर है, ओके, वाटर वेपर हल्की अपराइट मूव कर गई। अब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, कभी आप कभी पहाड़ पे गए हो, पहाड़ पे जाने पे आप देखना कि एक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है उसको गर्मी लगती है, और एक व्यक्ति यहाँ पे है उसको ठंड लगती है। हिल स्टेशन पे क्यों ठंड लगती है, क्योंकि आप देखना कि एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाओगे तो उसमें ठंडक बढ़ती जाती है, और ऊपर जाओगे तो और कूलनेस। अगर कोई कोई फ्लाइट में बैठा हो तो आप देखना कि उसके कांच को हाथ लगा के देखना, बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद तो बहुत ही ठंडा रहता है। जितनी जितनी हाइट पे जाओगे उतना उतना ठंडा होता जाएगा। वाटर वेपर अभी गर्म है, ऊपर की तरफ जाएगी ठंडी होती जाएगी, और ऊपर गई और ठंडी होगी। तो ये कह रहा है कि ऊपर जाकर वो कूल हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के बाद में क्या बनेगा, पहले था लिक्विड, उससे बना वेपर, तो वापस जब ऊपर जाएगा तो ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये वेपर ऊपर जाकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। और अभी भी प्योर लिक्विड नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी तक केवल क्लाउड बना है, ड्रॉपलेट्स, क्लाउड बने हैं अभी तक, ठीक है ना। और इसके बाद में कंडेंसेशन के बाद में क्या होता है, ये वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, मतलब ये वाला प्रोसेस होगा, वेपर से यहाँ से गया क्लाउड बना, क्लाउड कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड का कंडेंसेशन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड में भी कैसे, ड्रॉपलेट, पूरी बूंद नहीं बन गई है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। कभी आपने शावर में देखा होगा ना, ड्रॉपलेट्स बनती है, एक इतनी बड़ी बूंद, आप देखना छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, होते ना, उससे ड्रॉपलेट, अब वो ड्रॉपलेट आपस में क्लब होगी, तब उसमें उसमें हेवी हो गई, अब उस पर ग्रेविटी लगेगी, अब ग्रेविटी लगेगी तो वो नीचे गिरेगी, और जो उसका जो ड्रॉपलेट का नीचे गिरना, इसको बोलते हैं हम रेन, ठीक है ना। तो पहले वेपर गया ऊपर, वहां से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, वापस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, अभी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ, ड्रॉपलेट आपस में मिक्स हुई, भारी हुई, है ना, क्लब होना, क्लब होके वो नीचे गिरेगी क्योंकि वो उस पर ग्रेविटी लगेगी, उसको बोलते हैं रेन। तो 2 प्रोसेस समझ में आए, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, रेन, 3 प्रोसेस हो गए, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, जो ऊपर इतना ठंडा हो
और ठंडा होने के बाद में वो रेन जो हो रहा है वाटर वो जम जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्नो में कन्वर्ट हो गया, है ना। स्नो का मतलब होता है बर्फ। और बड़े बड़े, एक तो छोटे छोटे से जैसे ड्रॉप है, जैसे हम खाते हैं देखो बर्फ का गोला खाते हैं, अगर वो इतना सा हो तो उसको बोलते हैं स्नो। और अगर वो ये स्नो बड़ी हो जाए, मतलब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लब होकर एक बड़े बड़े क्यूब बना दें और क्यूब ही गिरे, तब उसको बोलते हैं हेल, जिसको बोलते हैं ओलावृष्टि। हिंदी में पढ़ा होगा आपने ओलावृष्टि। स्नो तो छोटे छोटे से होते हैं, जैसे इतनी सी ड्रॉप है तो इतना सा वो जमेगा, जैसा आप बर्फ के गोले के अंदर वो घिसता है ना, उस समय वो है स्नो। अगर उस तरीके की शावरिंग हो रही है तो आप बोलेंगे स्नो गिर रहा है। अगर बड़े बड़े गिरे, ओले गिरे, तब बोलेंगे आप हेल हो रहा है। हेल में नरक नरक जैसा लगता है ना वो उस समय आप देखना कि बाहर निकल के दिखाइए, आपके सिर पे लगेगा तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे किसने पत्थर फेंका, है ना। तो वो हेल वाली स्थिति है, नरक जैसी स्थिति है। हेल मतलब होता है ओलावृष्टि। ओला ओला का मतलब होता है बड़ा बड़ा क्यूब होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आइस गिरता है। ओके, अच्छा ये प्रोसेस जो पूरा है, जिसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, एक इस प्रोसेस में हुआ क्या, यहाँ से हुआ इवोपरेशन, इवोपरेशन के बाद हुआ ये कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कंडेंसिंग वाटर वेपर, ये कंडेंस हुआ वाटर वेपर और बना दिया क्लाउड। क्लाउड ने क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके बाद में वापस रेन हुआ, रेन के बाद में लेक में गया, कुछ अंदर की तरफ फिल्टर हो गया, और ये वाला सारा वाटर वापस कहाँ चला गया। होता क्या है कि नदियों में जब ज़्यादा पानी भर जाएगा तो लेक संभाल थोड़ी पाएगी, फिर नदियों में जाएगा या कुछ अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली वो जाएगा कहाँ, वापस सी में। नदियाँ बहकर कहाँ जाती है, सी में जाती है। तो ये कि साइकिल नहीं बन गया, इसमें देखो यहाँ से उठा और इस तरीके का एक साइकिल बन गया, देखो इस तरीके का, इसको एक साइकिल है। और ये इसमें सब जगह वाटर की बात हो रही है, वाटर ही इवोपरेट हुआ, वाटर ही कंबाइंड हुआ, क्लाउड बना, वाटर ही प्रेसिपिटेट होकर रेन कर रहा है, और मूव भी वाटर ही कर रहा है। तो वाटर का एक साइकिल है, इसको बोलते हैं हम वाटर साइकिल, ठीक है ना। ये बात आपको इसमें लिखी हुई है और मैंने आपको ये बताई आपको। अब ये वाटर कितने इस साइकिल में जो है वो कितने मतलब फॉर्म में पाया गया है, तो वाटर के वैसे ही 3 ही फॉर्म होते हैं। पहला सॉलिड, अगर ये हेल के रूप में तो सॉलिड, पानी ही हो रहा है तो वो लिक्विड, जैसे लिक्विड है, ये ओशियन में भी लिक्विड है। ये देखो वेपर के रूप में ऊपर जा रहा है तो ये गैसियस फेज में है। तो वाटर के 3 ही फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। ये बताया था ना, वेपर वेपर गैस होती है, ओला होता है वो सॉलिड होता है, और रेन के रूप में जो गिर रहा है वो लिक्विड है, ओशियन का जो पानी है वो लिक्विड है। तो लिक्विड 3 फॉर्म हो गई, ठीक है ना। यही चीज़ लिखी देखो, सॉलिड फॉर्म किस में है, आइस में, स्नो में। स्नो भी क्या है, स्नो भी तो सॉलिड है, वही भाई छोटा क्यूब है, लेकिन है तो सब छोटा क्यूब होता है स्नो का, मतलब एक ड्रॉप होती है ना, उतना ही होता है। जैसा मैंने गोटे वो बताया ना आपको, वो आप खाते हो बर्फ का गोला खाते हो उस समय, जो वो स्नो है वो भी तो सॉलिड ही है। ओके, आइस केप में पाया जाता है पोल्स। अब ये कहाँ पाया जाता है, सॉलिड कहाँ पाया जाता है, तो आपको अभी मैंने बताया, ये जो चीज़ है इसमें आपको एक अर्थ है, अर्थ में ये है पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। इन दोनों जगह पे स्नो ग्लेशियर है, ये पूरा बर्फ ही बर्फ। आप कश्मीर में जाएंगे वहाँ पे भी आपको पहाड़ों पे बहुत बर्फ ही बर्फ मिलेगी। वहाँ बारिश भी होती है ना तो वो जम जाती है, जम जाती है तो वहाँ पे हेल गिरते हैं, और जब कम सर्दी होती है तब वहाँ स्नो गिरती है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, वो सब सॉलिड फॉर्म में। ओके, दूसरी बात, ये बात आपके यहाँ लिखी है। दूसरी बात क्या लिखी है कि लिक्विड फॉर्म में कहाँ पाया जाएगा, कि बोले ओशियन में, लेक में, रिवर में, अंडरग्राउंड में, सब जगह ये पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और गैसियस फेज में कहाँ पाया जाता है, हमारे चारों तरफ जो वाटर वेपर है वो वाटर इन वेपर फेज, उसको आप बोलेंगे गैसियस फॉर्म, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और वाटर साइकिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको, एक बार फिर से रिकेप कर देता हूँ। इसमें हो क्या रहा है, वाटर का एक साइकिल है, ठीक है।
अब वाटर साइकिल शुरू कहाँ से होता है? सनलाइट की गर्मी, ठीक है ना, सनलाइट की गर्मी किस पे गिरेगी? गिरेगी ओशियन पे। ओशियन की जो सरफेस के वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ये लो वेपर में कन्वर्ट हो गया। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। सिंपल। इवेपोरेशन के बाद में वो सारी वेपर क्लब होगी, क्लब होने के बाद में क्या बनाएगी? क्लाउड्स बनाएगी। ये लो, ये है क्लाउड्स, ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब क्लाउड्स क्या होते हैं? हवा के साथ में मूवमेंट करते हैं। अगर मान लो कि जो विंड का डायरेक्शन इस तरीके से है तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये मूव करते करते कहाँ आ गया? इस जगह आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आपने देखना कि विंड ने इसको मूव करवाया। अब विंड का मूवमेंट हुआ, यहाँ तो आ गया। यहाँ पे देखो पहाड़ है, वहाँ पर आकर ये सब रुके, या पहाड़ से ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, पहाड़ इसको ऊपर की तरफ खींचता है कि भैया यहाँ तो जगह नहीं है, ऊपर जाइए। ये पहाड़ क्लाउड का ऊपर जाना, इसका मतलब फिर तो कूलनेस हो गई उसमें, और कूलनेस होते ही वो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट। और जैसे ही कंडेंसेशन होगा उसके बाद में सारी जो ड्रॉपलेट्स है वो आपस में क्लब होगी। क्लब होने के बाद में वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगी। वाटर ड्रॉपलेट क्या होगी वापस? फिर तो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट होगी, बारिश होगी उसके बाद में। तो सारी जो ड्रॉपलेट है नीचे की तरफ गिरती है। तो वाटर का ड्रॉपलेट का नीचे की तरफ गिरना, इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन, रेन होना। अब रेन के बाद में वाटर नीचे की तरफ आया, कंडेंसेशन से ड्रॉपलेट बनी, प्रेसिपिटेशन से नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ, इसको रेन भी बोलते हैं। रेन होकर क्या हुआ? या तो वो पानी के सोर्सेज में रुकेगा, नहीं तो वो क्या होगा? अंदर की तरफ ग्राउंड वाटर में जाएगा। और जब दोनों ही काम नहीं हो पाया तो वो रिवर में जाएगा, और वो रिवर में जाके क्या होगा? रिवर में मूवमेंट करता हुआ वापस कहाँ जाएगा? जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, वाटर सोर्सेस से। क्योंकि नदिया का पानी कहाँ जाएगा? जैसे नदी नाले, अपने गांव के नाले वगैरह कहाँ जाते हैं? सारे वापस पौंड में जाते हैं, है ना। पौंड वहीं बनाया जाता है जहाँ पे सारा पानी आकर इकट्ठा होता है। तो ये देखो, एक बार एक साइकिल बनाई दो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मूवमेंट करता हुआ वापस यहाँ आया। इस साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल, क्योंकि इसमें हर जगह वाटर ही है, वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है, 4-5 प्रोसेस हो रहे हैं। इन सबको क्या बोलेंगे आप? वाटर साइकिल, इन विच वाटर इज मूविंग फ्रॉम वाटर सोर्सेज ओशियन टू क्लाउड, क्लाउड टू मूवमेंट ऑफ द क्लाउड, देन प्रेसिपिटेशन इन द रेन, रेन फॉर्म में, और इसके बाद में रिवर में मूवमेंट करेगा और वापस ओशियन पे जाएगा। इस तरीके से आप देखना कि लगातार इसका मूवमेंट होता है, इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा।